हमारी कहानी उस आदमी से शुरू होती है जिसने सोचा था कि तबाही का सबसे खौफनाक हिस्सा 90 डिग्री नीचे की कड़कड़ाती ठंड है। लेकिन फिर उसके अपने पड़ोसियों ने उसे दबोच लिया। उसे बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपना ही मांस करते हुए देखना पड़ा। और वो औरत जिसे उसने हमेशा प्यार किया और बचाया था, वो दूसरों को उकसा रही थी कि उसे उसके जिस्म का और बड़ा हिस्सा चाहिए। अंधेरा छाने तक उसने उन लोगों को खुद को टुकड़ों में खाते हुए देखा। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो बर्फानी तूफान आने से ठीक 1 महीना पहले के वक्त में पहुंच चुका था। उसे एहसास होता है कि उसने एक स्पेशल एबिलिटी जागृत कर ली है। ये ताकत न सिर्फ खरबों का सामान जमा कर सकती थी, बल्कि उन गद्दारों का नामो निशा मिटाने की ताकत भी रखती थी। लीमू अचानक दर्द से चिल्लाता हुआ अपने बिस्तर से फर्श पर गिर पड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि कुछ तो अलग है। उसका पेट बिल्कुल सलामत था और वहां जख्म का एक निशान तक नहीं था। वो यकीन न करते हुए अपने हाथों को देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी ये खुशी और जुनून से भरी हंसी उस छोटे से किराए के कमरे में गूंज उठती है। पिछली जिंदगी में 10 अक्टूबर 2023 को पोलर आइस नाम का एक धूमकेतु धरती के पास से गुजरा था। जैसे एक ऐसी काली रात शुरू हुई जिसने तापमान को 90 डिग्री नीचे गिरा दिया और जमीन से लगभग हर प्रजाति का खात्मा कर दिया। भूख और कड़कड़ाती ठंड के सामने इंसानियत की कोई औकात नहीं रह गई थी। लीमू जल्दी ही खुद को शांत कर लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी खुशनसीबी उस पर बरसी है। फोन चेक करते ही उसकी नजरें तेज हो जाती हैं। 7 सितंबर 2023। तबाही शुरू होने में अब ठीक 32 दिन बचे थे। वो शोलान और अपने उन पड़ोसियों के बारे में सोचता है। पिछली जिंदगी में वो इतना नरम दिल था कि उसने अपना खाना तक उनके साथ बांटा। लेकिन उन लोगों ने बाहर वालों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की साजिश रची। ली मुंह कसम खाता है कि अगर उसने अपनी मौत का बदला नहीं लिया तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो जोर से अपना हाथ मेज पर मारता है और सफेद रोशनी के एक फ्लैश के साथ मेज गायब हो जाती है। वो एकदम से चौंक जाता है और आसपास अपना फर्नीचर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ पर पड़ती है और देखते ही देखते उसके सामने से बिस्तर भी गायब हो जाता है। इस बार उसने साफ देखा था। उसके हाथ के इशारे ने ही उस सफेद रोशनी को ट्रिगर किया था। उसने एक डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी को जागृत कर लिया था, जो उसकी अपनी असली ताकत थी। उसे महसूस हुआ कि वो सफेद रोशनी उसकी रूह के साथ पूरी तरह घुल गई है। जैसे ही उसकी चेतना उस असीम खाली जगह में दाखिल हुई, उसे वो मेज और बिस्तर रेत के मामूली दानों की तरह नजर आए। लिमू सोच रहा है कि क्या ये वही गॉड फ्रैगमेंट है जिसके बारे में उसने सुना था। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में आसमान से एक चमकता हुआ पत्थर गिरा था जिसने उसके घाव भर दिए थे। वो पत्थर अगली सुबह गायब हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पत्थर उसके अंदर ही था और अब उसे बेमिसाल ताकत दे रहा था। लिमू अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। वो जानता था कि उसे इस ताकत पर जल्द से जल्द महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि यही उसके जिंदा रहने की बुनियाद थी। अगले कुछ घंटों तक वो प्रैक्टिस करता है और उसे पता चलता है कि उस स्पेस का साइज नामुमकिन हद तक बड़ा है। वहां समय पूरी तरह से स्थिर था, यानी खाना वहां हमेशा ताज़ा रहेगा। हालांकि कोई भी जिंदा चीज़ बाहर निकलते ही अपनी जान खो देती थी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुश्मनों को बस अंदर खींच सकता है। उस मंजर को सोचकर वो मुस्कुराता है। वो बस अपना हाथ उठाएगा, एक सफ़ेद रोशनी चमकेगी और उसका दुश्मन पलक झपकते ही गायब हो जाएगा, जो बाद में सिर्फ एक बेजान लाश बनकर बाहर निकलेगा। एक ही इशारे में वो 1 लाख दुश्मनों का सफाया कर सकता था। वो एक्साइटमेंट से कांप उठता है। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, बल्कि एक इनविंसिबल डिवाइन स्किल है। वो इस ताकत को पूरी तरह डेवलप करने का फैसला करता है। लेकिन तभी फ़ोन पर 2600 युआन का बैलेंस देखकर उसे हकीकत का कड़वा झटका लगता है। यह रकम तो उसकी ज़रूरतों के सामने कुछ भी नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि स्टूडेंट लोन चुकाने के बाद उसके पास करीब 2 लाख थे, जो उसने उस मतलबी औरत पर लुटा दिए। शाओ लिन के बारे में सोचकर उसे खुद पर शर्म आती है और उसका मन करता है कि वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारे। अगर वो पैसे आज उसके पास होते तो वो न जाने कितने रिसोर्सेज खरीद लेता। अब उसके पास सिर्फ 2000 के आसपास बचे थे। आखिर इतने में क्या ही हुआ। वो पहले बेसिक खाने का इंतजाम करने और फिर ज्यादा कैश का जुगाड़ करने का फैसला करता है। उसकी नजरें ठंडी पड़ जाती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो सीधे लोन लेगा। आखिर तबाही आने के बाद कोई पैसे वापस मांगने तो आएगा नहीं। वो सुपरमार्केट जाने के बजाय होलसेल मार्केट का रुख करता है, क्योंकि वहाँ कीमतें कम और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पहुंचकर वो इंस्टेंट नूडल्स के 20 केस और ब्रेड के 5 केस का ऑर्डर देता है, जिससे दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ जाता है। दुकानदार की आंखें चमक उठती हैं और वो बिल के लिए दुकान का नाम पूछता है। लीमू एक पल के लिए रुकता है और जवाब देता है, अपोकलिप्स स्नैक शॉप। फिर वो दुकानदार से एक्सपायरी के करीब वाले सामान के बारे में पूछता है। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर दुकानदार सतर्क हो जाता है और दावा करता है कि वो ईमानदार बिजनेसमैन है। लीमू एक सिगरेट निकालकर उसे ऑफर करता है और काफ़ी देर तक अपनी बातों में उलझाकर उसे एक बहाने से मना ही लेता है। आखिर में लीमू बहुत ही कम दाम में ढेर सारा एक्सपायर होने वाला सामान खरीदने में कामयाब रहता है। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसे क्रेडिट का सहारा लेना पड़ा। वो कर्ज के बोझ तले मार्केट से बाहर निकलता है, लेकिन उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। पिछली जिंदगी में वो भूख से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कुछ घंटों बाद सारा सामान उसके कमरे में पहुंच जाता है।
कमरा छत तक सामान से भर चुका था। वो अपना हाथ हिलाता है और सफ़ेद रोशनी के साथ पूरा कमरा खाली हो जाता है। सारा सामान उसके डायमेंशनल स्पेस में चला जाता है। बार बार इस्तेमाल करने के बाद भी उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। सामान स्टोर करने में एनर्जी बहुत कम खर्च हो रही थी। इस बात को वो गौर से नोट करता है और फिर अपनी नोटबुक भी वहाँ स्टोर कर देता है। अपने स्पेस में सामान का पहाड़ बनता देख उसे सुरक्षा का एहसास होता है। खाने का मतलब था मन की शांति, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। अब सिर्फ 32 दिन बचे थे और उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। वो सोचता है कि काम करना बहुत धीमा है और लूटपाट करना सीधे मौत को बुलावा देना। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना लोगों की नज़रों में ला सकता था। इसलिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो जानकारी जो दुनिया में सिर्फ उसे पता थी। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद उसे अचानक याद आता है, लॉटरी। उसे टिकट खरीदने की आदत थी और उसे पिछली जिंदगी के जीतने वाले नंबर याद रह गए थे। वो तुरंत कागज और पेन उठाकर उन्हें लिख लेता है। हाँ, आज वही दिन था और यही वो विनिंग नंबर्स थे। वो बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी आवासीय सोसाइटी की लॉटरी शॉप पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात मालकिन जीन सू ईआई फोंग से होती है। ली मू की आंखों में चमक और उसका बदला हुआ अंदाज देखकर वो डरकर पीछे हट जाती है। ली मू अपनी नफरत को काबू में करता है, जबकि वो औरत ताना मारती है कि वो पागल लग रहा है। वो उसे चेतावनी देती है कि अपनी हताशा समाज पर न निकाले। सुई फोंग जानती थी कि ली मू एक अनाथ है और उसकी नज़र में ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब वो पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा, तो वो बेरुखी से कहती है, क्योंकि तुम एक अनाथ हो। उसके लिए उसे जज करने के लिए इतना ही काफ़ी था। वो उसे नसीहत देती है कि एक जवान लड़के को जुए का चस्का नहीं पालना चाहिए, लेकिन ली मू सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। उसके लिए एक किस्मत चमकना बस एक रूटीन ऑपरेशन था। जीन सू एई फोंग अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाती है कि बड़ों की बात न मानने वाले पछताते हैं और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह देती है। वो हंसते हुए अपनी भारी भरकम काया को दुकान से बाहर ले जाती है। लीमू उसे ठंडी नजरों से जाते हुए देखता है। उस बुढ़िया की कोई औकात नहीं थी कि वो उसे नीचा दिखाए। उसी शाम वो टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा है और लॉटरी का ड्रॉ शुरू होता है। विनिंग नंबर्स थे 10, 19, 23, 25, 30, 31 और स्पेशल नंबर 12। जैकपॉट 6 मिलियन युआन का था। जैसे ही ड्रॉ खत्म हुआ, उसने देखा कि नंबर बिल्कुल वही थे जो उसे याद थे। वो खुशी से 3 फुट ऊपर उछल पड़ता है। आखिरकार उसके पास पैसा आ गया था, असली पैसा। 5 विनिंग टिकटों के साथ उसने 30 मिलियन जीत लिए थे, यानी टैक्स काटकर उसके पास 24 मिलियन युआन आने वाले थे। उसने इस रकम का इस्तेमाल करके करोड़ों का सामान जुटाने का मास्टर प्लान बनाया। वो अपने हाथ रगड़ते हुए खाने, सर्दी के गियर्स, हथियारों और घर की मरम्मत की प्लानिंग करने लगा। सबसे पहले उसे वही घर खरीदना था जिसमें वो रह रहा था। उसे अपनी मकान मालकिन जांग युयुआन का ख्याल आया, जो बेहद खूबसूरत और शालीन महिला थी। अगली सुबह वो अपना इनाम लेने के लिए पूरे जोश में बाहर निकलता है। लॉटरी की दुकान के पास वो देखता है कि वहाँ 30 मिलियन की जीत का बैनर लगा है और लोगों का हुजूम जुटा है। वहाँ जांग सुई फोंग भीड़ में पसीने से तरबतर होकर स्क्रैच कार्ड खरीद रही थी। लगता है आंटी को भी रातों रात अमीर बनने का भूत सवार था। लीमू उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वो चिढ़ जाती है और अपना सा मुंह लेकर कहती है कि वो बस समाज सेवा कर रही है। लीमू हंसते हुए कहता है कि जब वो टिकट खरीदे तो जुआ और जब वो खरीदे तो चैरिटी। वो उसकी बातों को अनसुना करके सीधे लॉटरी सेंटर के लिए टैक्सी करता है। किराया 120 युआन था, जिसे देखकर उसे थोड़ा झटका लगा क्योंकि उसने कभी टैक्सी नहीं ली थी। लेकिन तभी उसके फोन पर पेमेंट फेल्ड का नोटिफिकेशन आता है। उसका चेहरा फक पड़ जाता है। वो दूसरा ऐप खोलकर पेमेंट करता है और खुद का मजाक उड़ाता है कि 1 करोड़पति के पास टैक्सी के पैसे तक नहीं है। जैसे ही वो सेंटर के दरवाजे खोलता है, सूट पहने फंडरेजर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी किस्मत की तारीफ करते हुए दान मांगने लगते हैं। वो उन्हें बिजनेस कार्ड्स थमाकर समाज सेवा की दुहाई देने लगते हैं। वो उन्हें पीछे धकेलते हुए सीधे काउंटर पहुंचता है और 2 घंटे की कागजी कार्रवाई के बाद उसके हाथ में 24 मिलियन युआन वाला कार्ड होता है। बाहर निकलते ही वो लोग फिर उसे गिद्धों की तरह घेर लेते हैं। लीमू की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो अपना फोन निकालता है और उनकी फोटो खींचकर धमकी देता है कि अगर वो बाज नहीं आए तो वो उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा। वो कहता है, क्या तुम इंटरनेट पर ट्रेंड होना चाहते हो? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारी असलियत करोड़ों लोगों को दिखा सकता हूँ। वो लोग डरकर गायब हो जाते हैं और भीड़ तितर बितर हो जाती है। लीमू वहां से सीधा बस के शॉपिंग मॉल जाता है। वहां घुसते ही सेल्स स्टाफ उसे किसी बड़े वीआईपी की तरह देखने लगता है। वो सामान की लिस्ट गिनाने लगता है, तौले, रजाइयाँ और 500 गद्दे। वो हर तरह के ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स के 1,001,000 पाउंड, खाना पकाने के बर्तन और 200 सेट महंगे ठंड के कपड़े ऑर्डर करता है। मैनेजर चेस शांगमिंग के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 50 सेट ही स्टॉक में है। लीमू जवाब देता है, मुझे सब चाहिए। उसने 2 घंटे में मॉल का लगभग सारा ज़रूरी सामान खरीद लिया। आखिर में बिल बनता है।
1,64,52,664 युआन और 58 पैसे। लीमू को कोई हैरानी नहीं होती। वो 10% डिपॉजिट देकर बाकी पैसे अगले महीने देने का सौदा करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और पैसे भेज दिए जाते हैं। लीमू मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगला महीना कभी आएगा ही नहीं। वो सामान की डिलीवरी के लिए एक बड़ा गोदाम किराए पर लेता है और स्टाफ को अच्छी टिप देता है। मैनेजर शे शॉमिंग उसकी इज्जत में बिच जाता है। इसके बाद वो लिहुआ होटल पहुंचता है, जो अपनी लग्जरी के लिए मशहूर था। वहां का खाना 5,000 युआन से शुरू होता था। वो मेनू उठाकर बस पॉइंट करने लगता है। वेटर को लगता है कि ऑर्डर पूरा हो गया, लेकिन तभी लीमू कहता है, असल में मुझे ये सब नहीं चाहिए। इनके अलावा मेनू में जो कुछ भी है वो सब ले आओ। वेटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लीमू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हर डिश को टेस्ट करेगा और बाकी पैक करवा लेगा। 3 दिन बाद जब डिशेज आने लगी तो उसने हर चीज़ का लुत्फ उठाया और बचा हुआ सारा खाना पैक करवा लिया। वो अच्छी तरह जानता था कि इस खाने की कीमत क्या है, और अब ये सब उसके स्पेस में हमेशा के लिए ताज़ा रहने वाला था। वो बड़े इत्मीनान से अपने दांत साफ करते हुए मैनेजर लू को हर डिश के 100 पोर्शंस तैयार करने का ऑर्डर देता है। होटल से बाहर निकलते निकलते उसके बैंक बैलेंस से 9,50,000 युआन और कम हो चुके हैं। इस वक्त उस पर जितना कर्ज है वो चुकाना उसकी असल हैसियत के बाहर है। किसी नॉर्मल दुनिया में इतना डेट किसी को भी तबाह कर देता, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, मानो किस्मत उसे पुकार रही हो। वह तीखी आवाज़ उसके ख्यालों को चीर देती है। उसने अपनी कॉलेज की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी है। शाओलिन की तेज़ और हक जताने वाली आवाज़ आती है, लीमू तुम बोल क्यों नहीं रहे? मुझे अब गुस्सा आ रहा है। लीमू अपने अंदर उबलते हुए ठंडे गुस्से को काबू करता है और एकदम सपाट आवाज़ में जवाब देता है कि वो वापस आ गया है। शाओलिन को अंदाज भी नहीं है कि उसके इस जवाब का मतलब क्या है। उसे तो बस यही लगता है कि उसका ये गुलाम फिर से नखरे दिखा रहा है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है। यह साफ इशारा था कि लीमू उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाए। लीमू एक ठंडी और तंज भरी हंसी हंसता है और कहता है, मैं बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। शाओलिन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लीमू फ़ोन काट देता है। उसके पास इन फालतू के खेल खेलने का समय नहीं है। सच तो ये है कि अगर वो अभी बदला लेने निकला तो सीधा प्रिजन जाएगा, और शाओलिन के लिए ये सज़ा बहुत कम होगी। वो इतनी आसानी से इस कहानी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। इधर वेयरहाउस में सामान पर एक वाइट लाइट पड़ती है और वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लीमू अपनी स्पेशल पावर को ट्रेन करने का ये मौका नहीं छोड़ता। हर चमक के साथ वो अपनी शक्ति की रेंज को और बढ़ाता जा रहा है। वो वेयरहाउस खाली करता है, सामान फिर से बाहर निकालता है और फिर उसे स्टोर करता है। 30 मिनट्स की इस लगातार प्रैक्टिस के बाद वो वाइट लाइट अब पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकती है। वो कामयाब हो गया है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो सोच रहा है कि ये स्पेशल पावर और क्या क्या कर सकती है। वो दूर रखे एक टेबल पर फोकस करता है और एक झटके में वो टेबल सीधा उसके हाथों में आ जाता है। वो उस दिन का सपना देख रहा है जब वो एक कदम में हजारों मील का फासला तय कर पाएगा। उसकी आंखों में एक नया जुनून साफ दिख रहा है। अपने रीबर्थ के तीसरे दिन वो अपनी तैयारियों को जारी रखता है और अपनी लैंडलॉर्ड जांग यूया से मिलने का वक्त तय करता है। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए एलिवेटर में घुसता है, उसका सामना सीधा शाओलिन से होता है। उसे देखते ही शाओलिन एक पल के लिए ठिठकती है और फिर नखरे से अपना मुंह फेर लेती है। उसकी नज़र में लीमू सिर्फ उसका एक आज्ञाकारी नौकर था, और उसे यकीन नहीं हो रहा कि कल उसने उसका फ़ोन काटने की हिम्मत कैसे की। लीमू के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में गहरी नफरत की आग सुलग रही है। शाओलिन अपनी झूठी मायूसी दिखाते हुए कहती है कि उसके कोलीग्स ने उसे लीमू से दूर रहने को कहा था, लेकिन फिर भी उसने उसका पक्ष लिया। वो एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो। वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो सिर्फ इसलिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने एक कॉल मिस कर दिया। वो ऐसे जता रही है जैसे पीड़ित वो खुद हो। वो झंझलाकर पूछती है, लीमू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है? लीमू एलिवेटर के फ्लोर नंबर्स को देख रहा है और फिर उसकी तरफ एक फीकी मुस्कान के साथ मुड़ता है। परवाह क्यों नहीं होगी? लीमू कहता है कि उसने उस पर इतने पैसे खर्च किए हैं तो आज रात उन्हें साथ खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर वो बात काटते हुए कहता है कि उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। सच तो यह है कि वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं वो उसे मुड़कर देखे बिना बाहर निकल जाता है। शाओलिन वहीं सन्न खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लीमू इतना बदल कैसे गया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात अपनी लैंडलॉर्ड जियांग यूया से होती है। वो बैठने के लिए एक पत्थर की बेंच साफ करता है और जियांग यूया उसकी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस देखकर उससे पूछती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। लीमू उसे बताता है कि वो एक घर खरीदना चाहता है, और वो भी खास तौर पर टियानहे डिस्ट्रिक्ट वाला घर। जियांग यूया की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी ग्रेजुएट हुआ लड़का इतना महंगा घर कैसे खरीद सकता है। वो थोड़ा हिचकिचाती है और बताती है कि उसने तो रेंटल इनकम पर गुजारा करने का सोचा था। एक पल के लिए लीमू के चेहरे पर मायूसी आती है,
लेकिन तभी जांग यूया का अंदाज बदल जाता है। वो कहती है कि उसे एक ब्यूटी सैलून खोलना है जिसके लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए वो घर बेचने को तैयार है। लीमू चैन की सांस लेता है और इस मौके के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अगर वो 3 दिनों में ये डील फाइनलाइज कर लेता है तो वो आने वाली उस भयानक ठंड से बचने के लिए रेनोवेशन शुरू कर पाएगा। आज भी जब वो अपने जम चुके शरीर को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। जांग यूया घर की कीमत 8.4 मिलियन युआन तय करती है। लीमू कोई बहस नहीं करता और सीधा बैंक की तरफ निकल पड़ता है। वो पूरे पैसे एक साथ देने के बजाय डाउन पेमेंट और मॉर्गेज का रास्ता चुनता है ताकि अपनी बाकी रिसोर्सेज को बचा सके। कागजों पर साइन करने के बाद अब उस पर 30 साल का कर्ज और 8 मिलियन का ब्याज है। वो फौरन 2.52 मिलियन युआन का डाउन पेमेंट ट्रांसफर करने की बात करता है, लेकिन जांग यूया मजाक में कहती है कि अगर पैसे कम हैं तो वो इंतजार कर सकती है। लीमू उससे पूछता है कि क्या वो सच कह रही है तो वो अपनी आंखें घुमाते हुए मजाकिया अंदाज में कहती है, क्यों, क्या तुम्हारा इरादा मेरा पैसा डकारने का है? सच तो यह है कि वो एक बहुत ही दिलचस्प औरत है। लीमू थोड़ा घबरा जाता है, उसने अपनी 20 साल की जिंदगी में आज तक इतनी बेबाक औरत नहीं देखी थी। वो उसे बताता है कि वो पैसे अभी दे सकता है, लेकिन अगर 1 महीने की मोहलत मिल जाए तो उसे बहुत बड़ी मदद होगी। वो उसका बैलेंस चेक करती है और ये देखकर कि उसके पास पैसे हैं, वो कहती है कि अगर वो उसे डिनर पर ले जाए तो वो इस बारे में सोच सकती है। लीमू भी एक सच्ची मुस्कान के साथ मान जाता है। इस बार वो कोई एहसान नहीं लेना चाहता, वो इस मोहलत के बदले उसे एक ऐसी जानकारी देना चाहता है जो उसकी जान बचा लेगी। अपनी पिछली जिंदगी में उसे जांग यूया का एक आखिरी संदेश मिला था, लेकिन जब तक वो पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से जमकर मर चुकी थी। शायद इस बार वो उसका अंजाम बदल सके। इधर जांग यूया उसे पास की ही एक पुरानी दुकान पर ले जाती है जहां ग्रैनी वांग नाम की एक बुजुर्ग महिला डम्पलिंग्स बेचती हैं। जांग यूया यहाँ की रेगुलर कस्टमर है। वो डम्पलिंग्स की 2 प्लेट्स, चिकन फीट और सूप का ऑर्डर देती है। ग्रैनी वांग धीरे से उठती हैं और किचन में काम शुरू करती हैं। इसी बीच शाओलिन काम से घर लौट रही होती है जब उसकी नज़र दुकान के अंदर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। जांग यूया की सिल्क स्कर्ट की चमक देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि लीमू किसी दूसरी औरत के साथ है। लीमू अभी निवाला मुंह में ले ही रहा था कि शाओलिन की आवाज़ सुनकर उसका गला लगभग रुंध जाता है। शाओलिन अपने चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़े रखती है, हालांकि अंदर ही अंदर उसे लीमू के खाने के तरीके से घिन आ रही है। लीमू मुंह भरकर खाना खाते हुए कुछ बड़बड़ाता है और शाओलिन बिना बुलाए ही वहां बैठ जाती है। वो बहुत ही नज़ाकत के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और खुद को लीमू की अच्छी दोस्त बताती है। वो ऐसे पेश आती है जैसे वो किसी ऊंचे घराने की लेडी हो। वहीं जांग यूया बड़ी सादगी से कहती है कि वो उसकी लैंडलॉर्ड है, हालांकि उसे अचानक याद आता है कि अब लीमू उसका किराएदार नहीं रहा। शाओलिन एक झूठी हैरानी के साथ पूछती है कि ये दोनों साथ कब से हैं। तभी लीमू गलती से या शायद जानबूझकर चिकन सूप का एक कुल्ला सीधा शाओलिन के चेहरे पर छोड़ देता है। शाओलिन चीख उठती है और उसे बदतमीज कहती है, लेकिन तभी तभी जांग यूया बीच में आती है और एक खुरदरे पेपर नैपकिन से उसका चेहरा इतनी जोर से रगड़ती है कि सूप के साथ साथ शाओलिन का सारा महंगा मेकअप भी उतर जाता है। अपना असली चेहरा सामने आता देख शाओलिन दहशत में आ जाती है और अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से भाग निकलती है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे बिना मेकअप के ना देख ले। उधर लीमू बड़े आराम से सूप का एक और घूंट भरता है और भी डम्पलिंग्स ऑर्डर कर देता है। 5 मिनट बाद ग्रैनी वांग ताज़ा सूप लेकर आती हैं और जांग यूया मुस्कुराते हुए लीमू को धीरे खाने के लिए कहती है। लीमू कहता है कि अभी तो कोई खाने के लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। फिर वो ग्रैनी वांग की तरफ मुड़ता है और 1000 पाउंड्स डम्पलिंग्स का एक अजीबोगरीब ऑर्डर दे देता है। ग्रैनी वांग जो पास की टेबल पर दलिया खा रही हैं साफ मना कर देती हैं। जांग यूया उसे याद दिलाती है कि वो बेचारी 90 साल की हैं। लीमू उस बुजुर्ग महिला को बड़े सम्मान से देखता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इस उम्र में भी वो दुकान चला रही हैं। वो उन्हें सलाह देता है कि कुछ समय के लिए दुकान बंद कर दें और वादा करता है कि वो उनके बनाए हर एक डंपलिंग को खरीद लेगा। ग्रैनी वांग उससे इसकी वजह पूछती हैं तो उसका जवाब साफ होता है, मुझे डर है कि बाद में मुझे ऐसा खाना नहीं मिलेगा। जांग यूया को उसकी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन लीमू उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो आगे समझाता है कि वो खाना और सर्दियों का सामान इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि वो अपने घर को ठंड के खिलाफ एक अभेद्य फोर्ट्रेस में बदलना चाहता है। वो एक ऐसे घर की बात करता है जो अंदर से बहुत गर्म होगा और जहां बाहर से कोई अंदर नहीं घुस पाएगा। ग्रैनी वांग चुपचाप अपना बोल नीचे रखती है और उसकी बातें सुनती है। लीमू बिल चुकाता है और बिना कुछ और कहे वहां से निकल जाता है। जांग यूया को अपने किराएदार का ये पागलों वाला व्यवहार थोड़ा परेशान करने लगता है, लेकिन तभी ग्रैनी वांग बोलती है,
और उसे भी सलाह देती हैं कि उसे भी अपना घर रेनोवेट करना चाहिए और सामान जमा कर लेना चाहिए। वो कहती हैं कि उसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता वो सच कह रहा हो। इसी बीच दुनिया के अंत का काउंटडाउन अब 28 दिनों पर आ पहुंचा है। वापसी के चौथे दिन की सुबह वो तपती धूप का आनंद ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये गर्मी अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि जियांग यू या ने बाकी किराएदारों का मामला सुलझा लिया है। जैसे जैसे लोग घर खाली कर रहे हैं, लीमू को एहसास होता है कि अब उसके फोर्ट्रेस का काम शुरू हो सकता है। बिल्डिंग खाली होते ही वो जियांग यू या के इस एहसान को याद रखता है और अपने जीपीएस के सहारे एक गुमनाम सी बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ली जो उससे पूछती है कि वो उनकी क्या मदद कर सकती है, और लीमू उसे समझाता है कि उसे अपने घर का रेनोवेशन करवाना है और हाई एंड प्रोटेक्टिव सप्लाईज खरीदनी है। उसे सीरियस सिक्योरिटी के एक वेटिंग रूम में ले जाया जाता है। ये एक ऐसी ग्लोबल फर्म है जो बड़े बड़े नेताओं और अरबपतियों के लिए काम करती है। आम लोगों को तो इसके वजूद का पता भी नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सुना था कि मा चोंग ने अपना डूम्सडे फोर्ट्रेस इसी कंपनी से बनवाया था। जल्द ही वहां एक बिजनेस मैनेजर आता है जो एक महंगे सूट में किसी हाई क्लास एनफोर्सर जैसा दिख रहा है। वो अपना परिचय सेफ हाउस डिवीजन के मैनेजर जीन बियाओ के रूप में देता है। लीमू सीधा मुद्दे पर आता है और उसे सबसे बेहतरीन इंसुलेशन और डिफेंस चाहिए। जीन बियाओ सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इंसुलेशन तो आसान है, लेकिन डिफेंस के मामले में वो हमेशा सबसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो एक टैबलेट निकालता है और उसे लूनर अलॉय दिखाता है, जो चांद से लाए गए टाइटेनियम से बना है। एक वीडियो में दिखाया जाता है कि उस अलॉय के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पर है, जबकि बाहर उसे 700 डिग्री की आग से आधे घंटे तक तपाया जा रहा है, फिर भी तापमान स्थिर रहता है। लीमू ये देखकर दंग रह जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है। जब वो इसकी कमी पूछता है तो जीन बियाओ मुस्कुराकर कहता है कि बस इसकी कीमत ही इसकी इकलौती कमी है। लीमू उसकी मजबूती के बारे में पूछता है तो जान बियाओ बेबाकी से जवाब देता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन बाकी हर हमले को झेल लेगा। वो एक टेस्ट वीडियो दिखाता है जहां पिस्टल्स, राइफल्स, ग्रेनेड्स और यहां तक कि स्नाइपर की गोलियां भी एक 20 सेंटीमीटर की एलॉय प्लेट पर बरसाई जा रही हैं। प्लेट बुरी तरह पिचक जाती है, लेकिन उसे कोई पार नहीं कर पाता। लीमू फौरन उस अलॉय को चुनने का फैसला करता है, लेकिन जब वो कहता है कि उसे 120 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करना है, तो जॉन बियाओ की चाय उसके गले में अटक जाती है। ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर का सेफ रूम बनवाते हैं। ऐसे में लीमू की डिमांड उसे पागलपन लगती है। जीन बियाओ बताता है कि उनके पास इतना लूनर एलॉय स्टॉक में नहीं है, इसलिए लीमू तय करता है कि बेडरूम में एलॉय लगाया जाए और बाकी घर में टॉप टियर इंसुलेशन और मोटी स्टील का इस्तेमाल हो। आखिर 100 डिग्री का तापमान रोकने के लिए ये काफ़ी है। पैसे और पावरफुल एयर कंडीशनिंग के साथ आने वाली बर्फीली दुनिया अब उतनी बेबस नहीं लग रही थी। फिर वो प्रोटेक्टिव गियर के बारे में पूछता है। जीन बियाओ उसे अपनी कंपनी के खास सूट्स दिखाता है जो भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड झेल सकते हैं। लीमू लिस्ट में मौजूद लगभग हर चीज खरीद लेता है, यहाँ तक कि वो कुछ ऐसी चीजें भी उठा लेता है जिनकी जरूरत शायद ही कभी पड़े। जीन बियाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसने अपनी जिंदगी में हजारों करोड़ के मालिक देखे हैं, लेकिन कोई भी इतना बेहिसाब खर्च नहीं करता। जब लीमू पूछता है कि काम कब शुरू होगा, तो जीन बियाओ वादा करता है कि साइट सर्वे के बाद 2 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाएगा। उनका मॉड्यूलर डिज़ाइन इतना तेज़ है कि ज़्यादातर हिस्से पहले से ही तैयार मिलते हैं, बस उन्हें इंस्टॉल करना बाकी है। जीन बियाओ गारंटी देता है कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे लीमू को काफ़ी राहत मिलती है। लीमू जोर देते हुए कहता है कि काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। जीन बियाओ उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें 1 महीना भी नहीं लगेगा और फिर वो टोटल हिसाब लगाता है 188 मिलियन 2,56,000 युआन। अंदर ही अंदर लीमू को एहसास होता है कि उसके पास अभी डिपॉजिट तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि प्राइस काफ़ी फेयर है। जीन बियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर ध्यान देते हैं। लीमू को हंसी आती है कि एक मोनोपोली चलाने वाला वैल्यू फॉर मनी की बातें कर रहा है, लेकिन वो ये बात अपने मन में ही रखता है। उसे पता है कि डिपॉजिट के लिए उसे जल्दी ही कैश का इंतजाम करना होगा। वो जीन बियाओ से कहता है कि वो अभी कुछ हिस्सा पे करेगा और बाकी का पेमेंट काम पूरा होने के बाद महीने के आखिर में देगा। जीन बियाओ मान जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फिर लीमू बातों को घुमाते हुए पूछता है कि क्या इतनी बड़ी परचेज के साथ कोई फ्री गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। जीन बियाओ अच्छे मूड में है और इतने बड़े ऑर्डर से इंप्रेस होकर कुछ एक्स्ट्रास देने के लिए तैयार हो जाता है। लीमू उसे अपने लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस का पता दे देता है और सारा सामान सीधे वहीं डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। सीरियस सिक्योरिटी से निकलने के बाद वो सीधा वेयरहाउस पहुंचता है, जो पहले से ही सामान से भरा हुआ है, खासकर सिक्योरिटी फर्म के प्रोटेक्टिव गियर से। वो दरवाजे लॉक करता है और सारे कैमरास बंद कर देता है।
फिर बस एक हाथ के इशारे से एक वाइट लाइट उन चीज़ों को ढक लेती है और सब कुछ पल भर में उसके स्पेस के अंदर चला जाता है। अपनी एबिलिटी पर उसकी मास्टरी अब बहुत ज़बरदस्त हो गई है। वो जानता है कि उसे जल्द ही वेपन्स के लिए देश से बाहर जाना होगा। उसके पास सालों का राशन तो है, लेकिन ज़्यादा होना हमेशा बेहतर होता है। आखिर भविष्य का क्या भरोसा। वो रुककर उस विशाल लॉजिस्टिक्स हब को देखता है, जहां दिन भर ट्रक्स और कार्गो की हलचल रहती है। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही साहसी, शायद पागलपन भरा आइडिया आता है। क्या होगा अगर वो इस पूरे लॉजिस्टिक्स हब को ही अपने स्पेस में समेट ले? ये सोच उसे थोड़ा चौंकाती है, लेकिन लालच किसी पुरानी खुजली की तरह उसे परेशान कर रहा है। एक पूरे लॉजिस्टिक्स सेंटर का मालिक होने का मतलब है कि वो एमओ सिटी में चैन की नींद सो पाएगा। ये इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, जिसमें 80 बिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट लगा है, और ये ईस्टर्न वाक्शा का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नोड है। रोजाना यहाँ से हजारों टन सामान गुजरता है। ये संसाधनों का वो पहाड़ है जो एक छोटी आर्मी तक को पाल सकता है। उसे याद आता है कि जल्द ही एक छोटा भूकंप शहर में दहशत फैला देगा। अगर उसने सही समय चुना तो वो उस अफरा तफरी के बीच सारा सामान गायब करके बिना किसी सुराग के भाग सकता है। एक बार 2 दिन बाद ग्लोबल फ्रीज शुरू हो गया तो किसी गायब वेयरहाउस की जांच करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो इस खतरनाक प्लान के नफे नुकसान तौलते हुए इधर उधर टहलने लगता है। जैसे ही लीमो सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचता है, एक गार्ड उसे रोकने के लिए आगे आता है। मौका देखते हुए लीमो सोचता है कि इस आदमी से जानकारी निकाली जा सकती है और वो उसे एक सिगरेट ऑफर करता है। गार्ड, जिसका नाम मा यू टियान है, सिगरेट को देखता है। वो 20 साल से भारी स्मोकर रहा है। उसने यह ब्रांड पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही प्योर और स्मूथ है। लीमू बस ऐसे ही कह देता है कि इसका नाम फुचुन माउंटेन है और उसे तंबाकू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। हालांकि इस एक पैक की कीमत 20,000 युआन है, जिसे सुनकर मायू टियान वहीं जम जाता है। पता चलता है कि ये देश की सबसे महंगी सिगरेट है। मायू टियान को अफसोस होता है कि उसे पहले क्यों नहीं पता चला। उसे लगता है जैसे उसने एक बहुत कीमती का यूं बर्बाद कर दिया। लीमू मुस्कुराते हुए बाकी का पैक उसे दे देता है और कहता है कि अगर वो लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में कुछ डिटेल्स बताएगा तो ये उसका हुआ। मायू टियान खुशी से झूम उठता है और कहता है कि इस गेट के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता। वो लीमू को अपनी पेट्रोल कार में बिठाता है और इम्पोर्टेड सी फूड के कोल्ड स्टोरेज की तरफ इशारा करता है। ब्लूफिन टूना का नाम सुनकर लीमू अपना थूक गटकता है। फिर वे फार्मास्यूटिकल जोन की ओर बढ़ते हैं, जहां वेयर हाउसेस दवाओं से भरे पड़े हैं। ये पार्क वाकई में हर चीज से लैस है। यहाँ टेक्सटाइल से लेकर इम्पोर्टेड स्नैक्स और ग्रीन एक्सपोर्ट्स तक के अलग अलग सेक्शंस हैं। ये जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के मुकाबले लोकल होलसेल मार्केट तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ से रोजाना अरबों का माल गुजरता है जो पूरे ईस्टर्न हुआक्शिया की ज़रूरतों को पूरा करता है। लीमू एक सिगरेट जलाता है और अपनी धड़कनों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है। वो ओल्ड माँ से कहता है कि उसकी इस डिटेल वाली जानकारी की वजह से अब उसे यहाँ सामान रखने में डर नहीं लगेगा। मायू तियान चापलूसी भरी मुस्कान देता है और धीरे से कहता है कि बॉस को जब भी पार्क में कुछ काम हो, बस उसे हुक्म दे। ये वफादारी दिखाने और लीमू के सर्कल में शामिल होने की एक साफ कोशिश थी। लीमू बस मुस्कुरा देता है। उसे पता है कि उसके प्लान्स एक मामूली गार्ड के समझ से बहुत बाहर और ख़तरनाक है। अगली सुबह होटल में रात गुजारने के बाद लीमू नाश्ते के लिए अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लौटता है। एलिवेटर के पास उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी वांगचन से होती है। वांगचन, जो अपनी इंश्योरेंस की जॉब के लिए सूट पहने हुए एक बिजनेस कार्ड थमाता है। उसकी मुस्कान के पीछे साफ जलन देखी जा सकती है। वो तंज कसते हुए कहता है कि लीमू की हैसियत अब बदल गई है, तो शायद उसे अब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े। लीमू कार्ड लेता है और एलिवेटर के दरवाजे बंद होते ही यूनिट 902 की तरफ बढ़ जाता है। वो युआन से नाश्ता तैयार करने को कहता है। वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। उसने कल के मुकाबले अब अपने नए रोल को काफ़ी अच्छे से अपना लिया है। हालांकि लीमू को कोई फिजिकल प्लेजर नहीं चाहिए, लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट से मिलने वाला मानसिक सुकून उसे काफ़ी पसंद आता है। उधर शाओलिन की हताशा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे अपने 30 मिलियन युआन हाथ से फिसलते हुए दिख रहे हैं। वो सोचती है कि क्या उसने लीमू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तभी उसका बैकअप प्रेमी जॉ शोंग उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। शाओलिन चिढ़कर उसका इनविटेशन ठुकरा देती है, क्योंकि अब उसके हिसाब से सिर्फ प्रीमियम हैंड ब्रूड कॉफ़ी ही उसकी अमीर लाइफस्टाइल को शोभा देती है। वो तय करती है कि उसे लीमू को वापस पाना ही होगा। वो झटपट एक प्लान बनाती है ताकि लीमू को दिखा सके कि वो कितनी पॉपुलर है और उसके मन में उसे खोने का डर पैदा कर सके। वो जाओ शोंग को मैसेज करती है और उसे एक साइड कैफे पर मिलने के लिए बुलाती है। मैसेज मिलते ही जाओ शोंग खुशी के मारे बिस्तर से उछल पड़ता है। उसे लगता है कि आखिर उसकी गॉडेस ने उसे बुला ही लिया। इसी बीच वो बड़ी बोरियत का नाटक करते हुए
ली मू की प्रोफाइल चेक करती है। वो उसे हैंड ब्रूड कॉफ़ी पीने के लिए बुलाती है, लेकिन ली मू बड़ी रूखेपन से मना कर देता है। वो हार नहीं मानती और वादा करती है कि अगर वो आया तो उसे एक सरप्राइज देगी। वो बिल्कुल एक हताश बैकअप की तरह पेश आ रही थी। ये देखने के लिए कि वो अब क्या चाल चल रही है, ली मू वहां पहुंचता है और देखता है कि जाओ शोंग किस तरह शाओलिन के आगे पीछे घूम रहा है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे आदमी के जरिए ली मू को जलाना चाहती है। अब ली मू बड़ी आसानी से शाओलिन की इन चालों को भांप सकता है। जैसा कि कहते हैं, देखने वाले को खेल ज़्यादा साफ समझ आता है। उसे देखते ही शाओलिन हाथ हिलाती है। वो पूछती है कि वो क्या लेगा, अमेरिकानो या लाटे, और वो बड़ी बेरुखी से जवाब देता है। जाओ शोंग को ये बातचीत बड़ी जानी पहचानी लगती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने भी उससे यही सवाल पूछा था। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। लीमू बड़े बेफिक्र अंदाज में वहां बैठ जाता है, जो उस जगह के हिसाब से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो जाओ शोंग को बड़ी रूखेपन से कहता है, काफी वक्त हो गया है। लीमू को याद आता है कि जब ग्रेट फ्रीज आया था तो जाओ शोंग मरने वाले शुरुआती लोगों में से एक था। वो सियालिन को मीठा बनते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये औरत कितनी जहरीली है। जाओ शुआंग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि लीमू आजकल काम नहीं कर रहा है और किसी भी लड़की को बिना करियर वाला मर्द पसंद नहीं आता। लीमू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना कहता है कि काफ़ी लड़कियां उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। शालिन की आंखों में एक चमक है। उसके सामने जो आदमी बैठा है उसका ऑरा बिल्कुल अलग है। उससे एक अजीब सा आकर्षण झलक रहा है। हालांकि जाओ शुआंग इसे सिर्फ एक दिखावा मानकर टाल देता है। लीमू उसकी हर बात समझ रहा है और वो सीधे मुद्दे पर आता है और पिस्टल्स के बारे में पूछता है। लू हुआ एक ब्रीफ केस खोलता है जिसमें 3 M9 पिस्टल्स रखी हैं। M9 में 9mm राउंड्स इस्तेमाल होते हैं और 50 मीटर के दायरे में इससे बचना नामुमकिन है। जिसे गन्स के बारे में कुछ न पता हो, वो भी उस ठंडे लोहे की चमक देखकर डर जाए। ली मू को एहसास होता है कि इंसान का शरीर ऐसी मशीनों के आगे कितना बेबस है। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लुहुआ मुस्कुराते हुए डिस्काउंट के साथ $1,50,000 की कीमत बताता है। ली मू का हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि पेमेंट पहले ही हो चुका है। 3 पिस्टल्स के लिए $1,50,000। वो सोचता है कि क्या डॉलर की कीमत इतनी गिर गई है या फिर जिन ब्याओ या ये नया डीलर उसे लूट रहे हैं। वो फौरन जिन ब्याओ के धोखेबाजी वाले ख्याल को निकाल देता है, क्योंकि उसने उसे बहुत बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। लू हुआ अंदर ही अंदर लीमू का चेहरा देखकर उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि करेंसी तो ठीक है, बस गन्स की कीमत $50 से बढ़कर $50,000 हो गई है। वो कहता है, ये तो बिल्कुल जायज़ है ना? लीमू सीधा खड़ा होता है और उसे ठंडी नज़रों से घूरता है। वो पूछता है कि क्या जिन बियाओ को पता है कि वो लोग इस तरह काम कर रहे हैं? लुहुआ जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाता है कि जो इंसान म्यांमार में सुरक्षित बैठा हो, उसे किसी और की परवाह क्यों करनी चाहिए। लू हुआ के लिए पैसा कमाना और सिर्फ अपने लिए जीना ही असली रास्ता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस बेखौफ बॉर्डर इलाके की यही कड़वी सच्चाई है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव है। लीमू एक ठंडी हंसी हंसता है और कहता है कि चूंकि वे खुद चलकर उसके दरवाजे पर आए हैं, तो अब उसे उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि लू हुआ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने दुनिया का सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना हो। जैसे ही मैनेजर हंसी के मारे टेबल पटकता है, लीमू बस अपना दायां हाथ उठाता है और चुटकी बजाता है। एक सफ़ेद रोशनी लू हुआ को पूरी तरह घेर लेती है और हंसी अचानक रुकते ही एक बहुत ही डरावना नज़ारा सामने आता है। वो आदमी पलक झपकते ही सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लीमू माथे पर बल देते हुए समझ जाता है कि इतने बड़े जानदार इंसान पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने में उसकी काफ़ी एनर्जी खर्च हो रही है। तभी एक हेंचमैन वहां आता है, जो मैनेजर के अचानक गायब होने से काफ़ी उलझन में है। लीमू अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करने में बिजी है और इस रुकावट से थोड़ा चिढ़कर उसे ड्राई अंदाज में कहता है कि वो जाकर रेस्ट रूम चेक करे। वो हेंचमैन जैसे इस बात को समझने की कोशिश करता है, एक सफ़ेद रोशनी उसे भी ढक लेती है। लीमू अपनी एबिलिटी का एक बार फिर इस्तेमाल करके उस आदमी को अपनी पर्सनल डायमेंशन में खींच लेता है। वो एक ठंडी सांस लेकर सोचता है कि अपनी ताकत पूरी तरह खत्म होने से पहले वो शायद बस 5 जिंदा इंसानों को ही वहां रख पाएगा। सच कहूं तो एक झटके में 10,000 दुश्मनों का सफाया करने का उसका सपना फिलहाल अधूरा ही रहेगा। तभी बाकी गार्ड्स को अपने साथियों के गायब होने का एहसास होता है और वो अपने वेपन्स लेकर अंदर घुस आते हैं। उस बेवकूफ़ फॉरेनर को कोसते हुए लीमू चौंक जाता है। उसे पता है कि ये गहरी सोच में डूबने का वक्त नहीं है। हताशा के उस पल में वो अपने पूरे शरीर पर सफ़ेद रोशनी की एक परत चढ़ा लेता है। जब दुश्मन का हमला उस पर होता है तो कोई आवाज़ नहीं होती। हमलावर का आधा वेपन बस गायब हो जाता है और लीमू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसने गलती से अपनी पावर का एक नया इस्तेमाल ढूंढ लिया है, एब्सोल्यूट डिफेंस। थियोरेटिकली, जब तक ये रोशनी उसे कवर कर रही है,
उस पर किसी भी फिजिकल अटैक का असर नहीं होगा। घबराया हुआ गार्ड अपना स्टील पाइप गायब होते देखता है और पीछे हट जाता है। तभी वो पाइप अचानक वॉइड से बाहर निकल आता है। वो गार्ड चीखते हुए कहता है कि लीमू एक डीमन है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। भले ही वो सबको स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन वो अभी भी इनविंसिबल है। वो ब्रीफ केस से एक M9 पिस्टल निकालता है और बड़े आराम से ट्रिगर दबा देता है। गार्ड्स रहम की भीख मांगते हैं और सरेंडर करने की पेशकश करते हैं, लेकिन कमरे में एक जोरदार धमाका गूंजता है। एक आदमी के गिरते ही लीमू का एड्रेनलिन बढ़ जाता है और वो उनके कॉम्पाउंड का पता पूछने लगता है। वो तब तक सच उगलवाने के लिए दबाव डालता है जब तक उसे वो कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाते जिसकी उसे ज़रूरत है। वो एक ब्लैक मार्केट टैक्सी रोकता है और डेस्टिनेशन बताता है। ड्राइवर, जिसका नाम हल्क है, अपने सोने के दांत दिखाकर मुस्कुराता है और इस रहमदिल जेंटलमैन का नॉर्दर्न म्यांमार में स्वागत करता है। लीमू तुरंत अपनी पिस्टल ड्राइवर के सिर पर रख देता है और उसे एक शब्द भी न बोलने की चुनौती देता है। डरा हुआ ड्राइवर अपनी लोकल भाषा में फौरन माफ़ी मांगता है और गाड़ी कंपाउंड की तरफ तेज कर देता है। ड्राइवर उसे औरतों की बातों से बहलाने की कोशिश करता है और पागलों की तरह गाड़ी चलाकर एक पुराने इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचता है। वो कांपती आवाज़ में उनके पहुंचने का ऐलान करता है। लीमो अपनी एंट्रेंस की तैयारी करता है और ड्राइवर को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। वो खुद को प्रोटेक्टिव वाइट लाइट से कवर करता है और बंदूक लुढ़ करता है। तभी एक गार्ड उस पर चाइनीज एक्सेंट में चिल्लाता है। लीमो जवाब में एक ही गोली चलाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर कंपाउंड के बाकी गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे मांग करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो अपना वेपन छोड़ दे। वो बस मुस्कुराता है और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी मैगजीन बदलता है। कुछ ही सेकंड्स बाद गार्ड्स वहां से ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे उन्होंने साक्षात शैतान देख लिया हो। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं कि कोई डीमन उनका शिकार कर रहा है। इसी बीच एक न्यूज़ बुलेटिन आती है। नॉर्दर्न म्यांमार के एक इंडस्ट्रियल पार्क पर अचानक एक भयानक हमला हुआ है। वहां जो मंजर पीछे छूटा था वो किसी त्रासदी से कम में था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने वो कर दिखाया जिसका सपना कई लोग देखते हैं, जिससे नेटिजन्स अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद किसी एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने आखिरकार दखल दिया है। फुटेज देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे कंपाउंड से कोई फौज गुजरी हो। दूसरी तरफ लीमू एक 5 स्टार प्रेसिडेंशियल स्वीट में आराम कर रहा है। अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए वो चालाकी से ऑनलाइन नैरेटिव को गाइड कर रहा है। वो एक कमेंट देखता है जिसमें उसे लेजेंड कहा गया है और उसे अपना बाप बनाने की बात हो रही है। जल्द ही कमेंट सेक्शन ऐसे ही नारों से भर जाता है। लीमू इतना जोर से हंसता है कि वो बिस्तर पर उछलने लगता है। सच कहूं तो अजनबियों को दूर से अपनी पूजा करते देखना उसके ईगो को काफ़ी बूस्ट दे रहा है। इन नेटिजन्स को अंदाज़ा भी नहीं है कि जिस ग्रेट किंग की वो तारीफ कर रहे हैं वो उन्हीं के बीच है और उन्हें और तारीफ करने के लिए उकसा रहा है। तभी उसका फ़ोन बजता है। ये जीन ब्याओ है जो उसे बताता है कि सेफ हाउस रहने के लिए तैयार है। लीमू झटके से बिस्तर से उठता है। काम की रफ्तार देखकर वो हैरान है। लगता है टियानलांग हार्ट सिक्योरिटी की टीम अपनी एफिशिएंसी पर वाकई गर्व करती है। वो फॉरेन इंस्पेक्शन के लिए लौटने का वादा करता है। आखिर ये सेफ हाउस ही तो उसके सर्वाइवल प्लान की बुनियाद है। वो फौरन टियानहे डिस्ट्रिक्ट के यूनिट 901 पहुंचता है, जहां बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से ये जगह पूरी तरह बदल चुकी है। जीन ब्याओ सूट में सज धज कर समझाता है कि उन्होंने इंटरनल असेंबली के लिए मॉड्यूलर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है, पर लीमू को इस ज़बानी टूर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिना एक शब्द कहे वो अपनी पिस्टल निकालता है और उसका निशान सीधे दीवार की तरफ कर देता है। जीन ब्याओ दहशत में आ जाता है। उसने आज तक इतना अनस्टेबल क्लाइंट नहीं देखा था। एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं। गोलियां दीवार से टकराती हैं, लेकिन वहां एक सफ़ेद खरोंच तक नहीं आती। लीमू संतुष्टि से सिर हिलाता है और नोट करता है कि डिफेंस उम्मीद के मुताबिक है। जीन ब्याओ खुद को संभालते हुए उसे सख्ती से याद दिलाता है कि फायरआर्म रखना कानूनन जुर्म है। लीमू मुस्कुराते हुए बंदूक अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है और पूछता है, तुम किस बंदूक की बात कर रहे हो? क्या वो बस बादलों के गरजने की आवाज़ नहीं थी? फिर वो साउंड प्रूफिंग के बारे में पूछता है। जीन ब्याओ उसे ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन हो गया हो कि यह आदमी पूरी तरह सनकी है, पर वो कंफर्म करता है कि कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ है। लीमू मुस्कुराता है, ये सोचकर कि अब वो किसी की भी दखलंदाजी के बिना घर पर अपने वेपन्स की प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद वो थर्मल इंसुलेशन टेस्ट करता है। यहाँ तक कि -196 डिग्री वाली लिक्विड नाइट्रोजन भी इन दीवारों को पार नहीं कर पाती। आखिर में वो इंडिपेंडेंट मास्टर बेडरूम पहुंचते हैं। ये पूरा 20 स्क्वायर मीटर का इलाका लूनर ग्रेड मेटल से बना है, जिसमें आधे से ज़्यादा बजट खर्च हो गया। सब कुछ ठीक पाकर जिम्ब्याओ सिग्नेचर के लिए आखिरी कागजात सामने रखता है। जैसे ही साइन होते हैं, जिम्ब्याओ वहाँ से बहुत तेज़ी में निकलता है। उसे डर है कि कहीं लीमू कोई और ड्रामा ना कर दे।
अपनी गाड़ी में सुरक्षित पहुंचने के बाद भी वो सुरक्षा एक्सपर्ट अपने मन से दहशत को निकाल नहीं पा रहा। उसे याद आता है कि गोलियां चलाते वक्त ली मू की आंखें कितनी शांत थीं। वो एक ऐसे आदमी की आंखें थीं जिसने खून देखा हो। उसे ली मू की हालिया नॉर्दर्न म्यांमार वाली ट्रिप याद आती है और वो सोचता है कि कहीं उस कत्लेआम के पीछे इसी का हाथ तो नहीं था। जिनब्याओ अपना सिर झटककर इस ख्याल को नामुमकिन मानकर निकाल देता है। भला एक आदमी अकेले पूरे कंपाउंड को कैसे खत्म कर सकता है। उसके जाने के बाद लीमो उसे जाते हुए देखता है और अपने किले में वापस लौट आता है। जैसे जैसे एपोकलिप्स नजदीक आ रहा है, लीमो खुद को और भी लापरवाह होता हुआ पाता है। जब अंत आ ही जाएगा तो भला उसे कौन रोक पाएगा। वो अपनी डायमेंशन से फर्नीचर निकालकर घर सेट करने लगता है। वो देर रात तक काम करता है। उसे पता है कि तबाही आने में अब बस 3 दिन बचे हैं। उसकी तैयारी लगभग पूरी है। बस एक आखिरी बड़ी लॉजिस्टिक्स की खेप बाकी है। वो कसम खाता है कि एक बार ये काम हो गया तो वो इस सेफ हाउस से कभी बाहर नहीं निकलेगा और अपनी नॉर्मल जिंदगी के आखिरी लम्हों का लुत्फ उठाएगा। वो तपती रात के नीचे अपने पड़ोस में एक शांत सैर पर निकलने का फैसला करता है। रात के सन्नाटे में हाई हील्स की आवाज गूंजती है। दूर से ही शाओ लिन से आने वाली शराब और सिगरेट की बदबू महसूस की जा सकती है, जो शायद अभी किसी सोशल गैदरिंग से लौटी है। वो अंधेरे में एक साये को देखकर डर जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो ली मू है तो उसकी घबराहट खुशी में बदल जाती है। वो जिक्र करती है कि वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही है और उसकी हालिया ट्रिप से उसे काफ़ी जलन हो रही है। वो उसके करीब आती है। साफ तौर पर वो थोड़ा प्यार और अपनापन चाहती है। ली मू एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है और मजबूती से उसका कंधा पकड़ लेता है, जिसे वो एक अच्छा इशारा मान लेती है। शाओलिन बड़ी उम्मीद और खुशी से उसे देखती है। शायद वो एक अमीर सोशलाइट बनने के अपने भविष्य के सपने बुन रही है। तभी ली मू उससे बड़ी संजीदगी से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। वो बिना एक पल गंवाए हाँ कर देती है। वो उससे कहता है कि अब से वो जिंदगी की हर खुशी और हर बोझ साथ बांटेंगे। और फिर वो एक खास कागज निकालता है, एक $12 मिलियन का आयो। ये वही कर्ज है जो उसने 1 महीने पहले लियो दाहो से लिया था। वो समझाता है कि इस महीने का ब्याज ही 2.4 मिलियन है और क्योंकि उसके पास कैश की कमी है, उसे ये चुकाने के लिए उसकी मदद चाहिए होगी। वो मानता है कि उसे जुए की लत है और उसने सब कुछ हार दिया है। कागज पढ़ते ही शाओ लिन की मुस्कान गायब हो जाती है। वो उसे मजाक बंद करने को कहती है। वो बड़ी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखता है और फिर पूछता है कि क्या वो इन मुश्किलों का सामना साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजने लगता है। ये लू दाहू का कॉल है जो अपने पैसे मांग रहा है। लू दाहू की आवाज स्पीकर से गूंजती है, जो छोटे भाई ली को याद दिलाता है कि महीना पूरा हो गया है और क्या ब्याज तैयार है। ली मू शांति से जवाब देता है कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। शाओलिन वहां सुन्न खड़ी है, कर्ज की सच्चाई जानकर उसका सिर चकरा रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वाकई $12 मिलियन जुए में उड़ा दिए और अब वो उसे पैसे भरने को कह रहा है। ली मू पूरी तरह शांत है, जबकि शाओलिन को अपने कंधे पर उसके हाथ का वजन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच तो यह है कि उसके रोमांस के सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। वो झूठी फिक्र दिखाते हुए उसकी पीठ थपथपाता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मन ही मन वो लू दाहू को इस सही वक्त पर मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। शाओलिन उसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है कि उसे उससे घिन आती है। ली मू बस मजाक में अफसोस जताते हुए अपने होंठ सिकोड़ता है और कहता है कि उसने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका दिया था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी। अब 8 अक्टूबर 2023 की तारीख है। दुनिया के खत्म होने में अब बस 2 दिन बचे हैं। नेशनल स्पेस एजेंसी ने अभी ऐलान किया है कि एक कॉमेट पृथ्वी की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। कैलकुलेशंस के मुताबिक ये कॉमेट 2 दिनों में इस नीले ग्रह के सबसे करीब होगा और फिर दूर निकल जाएगा। आम जनता के लिए ये एक मामूली खगोलीय घटना जैसी है। स्पेस एजेंसी इस कॉमेट की तस्वीरें जारी करती है और इंटरनेट इसकी खूबसूरत नीली चमक का दीवाना हो जाता है। कुछ नेटिजन्स तो इस पर रहने की मजेदार बातें भी करते हैं। लोग मीटियोर शावर देखने के लिए ग्रुप्स बनाने लगते हैं और इस कॉमेट को बस एक रूटीन इवेंट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बातें काफी हल्की फुल्की चल रही हैं, लेकिन ली मू जानता है कि उसे इस जश्न में शामिल नहीं होना है। न्यूज़ देखते हुए उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, जैसे वो वापस उसी -90 BGRE वाली ठंड में पहुंच गया हो। वैज्ञानिक तौर पर कॉमेट को बस पास से गुजर जाना चाहिए, लेकिन उसे सच पता है उसकी पिछली जिंदगी में एक अनहोनी हुई थी। उस कॉमेट को पृथ्वी की ग्रेविटी ने पकड़ लिया था और वो एक सैटेलाइट बनकर जानलेवा ठंड फैलाने लगा था। आज लॉजिस्टिक्स जुटाने का उसका आखिरी दिन है। उसका प्लान है कि वो लॉजिस्टिक्स सेंटर को पूरी तरह खाली कर दे और फिर हमेशा के लिए अपने किले में चला जाए। उसे याद आता है कि आज रात जीना सिटी में भूकंप आएगा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी।
सही वक्त पर ली मू एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म, मास्क और ग्लव्स पहनकर अपनी पहचान छिपाता है और शिनपू लॉजिस्टिक्स सेंटर पहुंचकर भूकंप का इंतजार करने लगता है। रास्ते में वो किसी भी कैमरा के सामने आने से बचता है। उसे हमेशा के लिए छिपने की जरूरत नहीं है, बस अगले 2 दिन तक अगर उसे कोई ढूंढ न पाए तो उसका काम हो जाएगा। उसके बाद जैसी दुनिया हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगी और हर कोई किसी केस की जांच करने के बजाय जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगा होगा। तभी जमीन से एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है। भूकंप शुरू हो चुका है। लोग दहशत में जाग जाते हैं और जो जिस हाल में है वैसे ही मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी है और लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। जमीन हिलने से उसका शरीर डगमगाता है, लेकिन कपड़े बदलते वक्त वो पूरी तरह शांत है। लॉजिस्टिक्स सेंटर अब लगभग खाली है, बस कुछ गार्ड्स और वेयरहाउस मैनेजर्स ही वहां से भाग रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, लीमू अपना मास्क पहनता है और भीड़ के खिलाफ जाते हुए पार्क में घुस जाता है। वो दहशत बढ़ाने के लिए बीच बीच में चिल्लाता है कि सब और तेज भागें। वो उन्हें चेतावनी देता है कि एक और बड़ा भूकंप आने वाला है और वेयरहाउसेस गिर जाएंगे। उसे सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में देखकर वर्कर्स उस पर शक नहीं करते और एग्जिट की तरफ भागते हैं। तुरंत सामान उठाने के बजाय वो पहले सर्वेलेंस बंद करने के लिए सिक्योरिटी बिल्डिंग जाता है। फिर वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर एक प्री रिकॉर्डेड इमरजेंसी अनाउंसमेंट बजा देता है। उस रिकॉर्डिंग में एक और बड़े भूकंप की चेतावनी दी गई है और सभी को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दिया गया है। बस एक आवाज के दम पर उसने पूरी फैसिलिटी खाली करवा दी। वो नीचे आ रहा है और उस खाली लॉजिस्टिक्स सेंटर को देखता है। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा है। अब ये सब उसका है। वो पास खड़ी एक पेट्रोल कार में कूदता है और गैस पर पैर रख देता है। वो पास वाले वेयरहाउस की तरफ भागता है, ये देखे बिना कि उसके अंदर क्या है। वो चीज काम की हो या ना हो, उसे अब सब कुछ चाहिए। वो गाड़ी रोकता है, अंदर कदम रखता है और अपना हाथ उठाता है। एक चमकती हुई सफेद रोशनी पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लेती है और पलक झपकते ही वहां मौजूद हर एक आइटम गायब हो जाता है। ली मू फुर्ती से अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वक्त बहुत कम है। स्टाफ किसी भी पल वापस आ सकता है, इसलिए वो पूरी जान लगाकर बस सामान कलेक्ट करने में जुटा है। इतनी मेहनत की वजह से वो पसीने से लथपथ है, लेकिन इस बड़ी लूट का रोमांच उसे रुकने नहीं दे रहा। वो अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी को उसकी आखिरी हद तक पुश करता है। वो अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश में अपनी पूरी मानसिक इच्छा शक्ति लगा देता है ताकि उसकी पावर और बढ़ सके। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका दिमाग आग की तरह तप रहा है और तभी अचानक उसके भीतर से एक जबरदस्त पावर का सैलाब फूट पड़ता है। अब उसके सामने खड़ा पूरा का पूरा वेयरहाउस अपनी पूरी बिल्डिंग के साथ बस पल भर में ओझल हो जाता है। वो पूरी तरह हैरान और खुश होकर अपने दाएं हाथ को देखता है। उसकी एबिलिटी सच में इवॉल्व हो चुकी है। वो वाइट लाइट अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और तेज है। उसे एहसास होता है कि अब उसे पेट्रोल कार से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, जिससे उसकी एफिशिएंसी अब 10 गुना बढ़ गई है। सच तो यह है कि अब सब कुछ बहुत आसान लगने लगा है। वो अब जहां से भी गुजरता है वहां पीछे कुछ नहीं बचता, यहां तक कि बिल्डिंग्स की नींव का भी नामो निशान मिट जाता है। देखते ही देखते पूरे सेंटर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत का सामान उसका हो चुका है। वो सारा माल अब उसके डायमेंशनल स्पेस में पूरी तरह सुरक्षित है। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है और वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया खत्म होने से पहले उसने वाकई में एक बहुत बड़ा जैकपॉट मार लिया है। आने वाले अपोकलिप्स में अब उसे किसी भी चीज की मोहताजी नहीं रहेगी। हालांकि वो इस जोश में अपना होश नहीं खोता। एक छोटी सी सेलिब्रेशन के बाद वो वहां से निकलने और आखिरी 2 दिनों के लिए कहीं छुप जाने की तैयारी करने लगता है। वो आने वाले वक्त की अपनी आज़ादी के सपने देख ही रहा होता है कि तभी सड़क के किनारे खड़ा एक मिडिल एज्ड आदमी चिल्लाकर उससे लिफ्ट मांगता है और कहता है कि वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे ही वो आदमी कार के करीब आता है, लीमू के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उस आदमी से शराब की तेज बदबू आ रही है और लीमू उसे तुरंत पहचान लेता है। ये मायूता है, वही गार्ड जिसने उसे इस सेंटर से पहली बार रूबरू करवाया था।